नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले देखते हैं मुख्य खबरें। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2 करोड़ से ज्यादा किसान अलग अलग माध्यमों से होंगे शामिल। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। भाजपा करेगी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की टीम। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 4 जिलों की पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। मुठभेड़ में 1 जवान के घायल होने की खबर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम शुरू। मुंबई में आज शाम 4 बजे से शुरू हुआ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगा प्रदर्शन। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच। आज फ्लोरिडा में भारत का सामना कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात। वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज स्वदेश लौट आए। G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों के अलावा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए उत्सुकता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि चांसलर शोल्ज के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी समावेशी और सतत वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही देश भर में 50 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री भाग लेंगे और वहां उपस्थित किसानों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इस टीम में बिप्लब कुमार देब के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद बृजलाल और सांसद कविता पाटीदार शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमने अभी अभी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न होते देखे हैं। राष्ट्रीय चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव में से 2 राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर जो चुनाव बाद की हिंसा के चपेट में है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के अपराधी विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला करते हैं और उन्हें डराते हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने और स्थिति का तत्काल जायजा लेने और आगे की रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया है। आम चुनाव के बाद हुए हिंसा के पीड़ितों को राजभवन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर हिंसा के विरोध में राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि वे कल शाम को हिंसा में पीड़ितों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। महामान्य राज्यपाल महोदय तार काছে যাওয়া নিয়ে যে ঘটনা এবং গতকালের রায় জানেন, আমি আমার অফিস থেকে মহামান্য রাজ্যপালের অফিসে জানিয়েছি আগামীকাল তিনি যদি সেকেন্ড হাফে কোনো টাইম নির্দিষ্ট করেন অ্যাজ পার হিজ কনভিনিয়েন্ট, তাহলে আমি 100 জন ভিকটিমকে নিয়ে ওনার সঙ্গে মিট করব। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं में हिंसा के पीड़ितों के राज्यपाल से न मिलने देने की घटना को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये घटना है। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। तो उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से हाई सेंटर पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन और डीडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। तो बड़ा हादसा जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों को मदद के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर के गिर जाने से ये हादसा हुआ। घायलों को वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से हाई सेंटर में पहुंचाया जा रहा है और रेस्क्यू टीम में जिला आपदा प्रबंधन और डीडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा वहां की एसपी ने इस पूरे मामले पर।
सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस उसके साथ साथ SDRF, DDRF, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिनकी तबीयत सीरियस है उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, जनपद रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में विपक्ष के नेता R अशोक ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। राज्य में 2 मुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ 2 गृह मंत्री हैं जिनकी राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है। राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत की ये राजनीति पहले नहीं थी। ये पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थी, लेकिन अब ये नफरत की राजनीति कर्नाटक में आ गई है। 2 मुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में 2 गृह मंत्री हैं। उन्हें राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार टैंकर मालिकों से पैसा इकट्ठा कर रही है और इसे हाई कमान तक पहुंचा रही है। कर्नाटक में यही हो रहा है और राज्य को नुकसान हो रहा है। आज विश्व पवन ऊर्जा दिवस है। दिल्ली में इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना होगा। 2030 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य चल रहा है। आज हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है और विंड एक फैक्टर है उसका। इस विंड के इसमें एक टारगेट हमने रखा हुआ है कि अगले 2030 तक हम 100 गीगावाट का ये प्रोडक्शन हम करेंगे। आज तक हम 46 तक पहुंचे हुए हैं और ये सभी जगह उस विंड मिल जो है ये खड़ा करके हमारा प्रोडक्शन बनाने का काम बड़ी जोर जाम से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबूझमाड़ में मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए, साथ ही एक जवान भी घायल हो गया है। राज्य के 4 जिलों में पुलिस की ओर से ये साझा ऑपरेशन चल रहा है। कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़ता मेटा के जंगलों में इस वक्त भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ बीते 2 दिन से लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा की DRG, STF और ITBP की 53वीं वाहिनी बल शामिल हैं। दिल्ली का जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का गृह वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। आज भी गोविंदपुरी के अंदर डेली पानी पीने के टैंकर आते हैं और आज तो ये स्थिति है कि जो टैंकर आते भी थे उन लोगों को, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में चल रहे पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है,
ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। एक और जहां देश के उत्तरी भाग में गर्मी और लू का कहर है, तो दूसरी ओर कुछ जगहों पर झमाझम बारिश के साथ मौसम ने अपना रुख बदला है। हरियाणा में रेवाड़ी के कई जगहों पर हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के पास भी बारिश हुई। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में आज वर्षा होने के साथ अगले 2 से 3 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं 16 से 18 जून तक इन क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब देखते हैं 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़ी खबरें। आज से 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इस महोत्सव में दुनिया भर से आई डॉक्यूमेंट्री, लघुकथा और एनिमेशन फिल्में देखने को मिलेंगी। जानते हैं MIFF 2024 के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इस बार के संस्करण में आयोजकों को 59 देशों से 61 भाषाओं में रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्राप्त हुईं। 3 चयन समितियों द्वारा कुल 102 फिल्मों का चयन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ शामिल हैं। साथ ही MIFF प्रिज्म की 16 फिल्में भी शामिल हैं। MIFF 2024 संस्करण की शुरुआत नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के साथ होगी। ये 78 मिनट की एक अंग्रेजी फिल्म है, जिसका निर्देशन चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। फिल्म समारोह के दौरान 8 विश्व प्रीमियर, 17 एशिया प्रीमियर और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे। 18वें MIFF में फिल्म निर्माता संतोष सिवन, ऑड्रियस टोनिस, केतन मेहता, रिची मेहता और कई अन्य दिग्गजों के साथ 20 मास्टर क्लास, इन कन्वर्सेशन और पैनल चर्चाएं होंगी। 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DOC फिल्म बाजार की शुरुआत की जाएगी। एक ओपन बायर सेलर मीट भी आयोजित होगा, जो फिल्म निर्माताओं को उत्पादन, सिंडिकेशन, अधिग्रहण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में खरीदारों और कॉर्पोरेट जगत के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। To all the independent filmmakers who would not find market for their
wares and products. So they will be able to come here to the festival, participate in dialogues, hold B2B conversations, and effectively give themselves a platform through which they will be able to take their products up the value chain. That means find a buyer, or maybe find and there are a lot of films which are still in the production. That means they are kind of work in progress. So that means find people who could partner them to complete those projects. शनिवार 15 जून से शुरू होकर ये फिल्म महोत्सव 21 जून तक चलेगा। दक्षिण मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। MIFF के इतिहास में यह पहली बार है कि महोत्सव स्थल को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह सुलभ बनाया गया है। For hearing impaired also, we will have films with Indian Sign Language and closed captions so that they can enjoy the film. And in fact, I'm very happy to announce that there will be one film crossover for the visually impaired, which will have a live dance performance in Indian Sign Language by a dancer, so that they can understand and relate with the film. मुंबई में अपने मुख्य आयोजन स्थल के अलावा इस बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी की जाएगी। बता दें कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1990 में अपनी स्थापना के बाद से हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मुंबई से संवाददाता शिशिर सेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। दरअसल भक्त अब वर्चुअल रियलिटी में बाबा के दर्शन कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ के वर्चुअल रियलिटी का ये वीडियो 11 मिनट 50 सेकंड का होगा, जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। इसके तहत श्रद्धालु बाबा की 5 पहर की आरती और श्रृंगार देख सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा निःशुल्क होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 3D वर्चुअल रियलिटी एक नई तकनीक है, जिसे उज्जैन के महाकालेश्वर और माता वैष्णो देवी मंदिर जैसे विभिन्न मंदिरों में लागू किया गया है। ट्रायल के तौर पर 5 मई से 4 जून के बीच मंदिर के कुल 363 कर्मचारियों और पुजारियों ने फिल्म देखी। उन्होंने शो के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसके बाद इसे भक्तों के लिए शुरू किया गया। 4 जून से 30 जून तक कुल मिलाकर 282 भक्त इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेटों के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी समारोह के निरीक्षण अधिकारी थे। समारोह के दौरान ग्रेजुएट प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान किया गया। इसके साथ ही फ्लाइट कैडेट्स, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के उन अधिकारियों को भी विंग्स प्रदान किए गए जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया। पिलाटस PC-7 MK2 SU-30 MKI सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार एरोबैटिक शो से कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का समापन हुआ। समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AR चौधरी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। with professionalism and dedication. भाषा को निसंदेह संस्कृति और इसके समग्र तत्वों और तथ्यों को अधिक सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त करने के माध्यमों में अनन्यतम स्थान प्राप्त है। इसी तथ्यात्मकता को और भी अधिक प्रभावपूर्ण रूप से समाज के समक्ष रखने को कृत संकल्प कई संस्थानों और उपक्रमों में विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत विभाग का भी विशेष स्थान है, जो मुख्य रूप से संस्कृत संभाषण में निपुण प्रशिक्षणार्थियों के समर्थ समूह को तैयार कर रहा है। देखिए इस बारे में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये रिपोर्ट। भाषा को निस्संदेह संस्कृति और उसके समग्र तत्वों और तथ्यों को अधिक सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त करने के माध्यमों में अन्यतम स्थान प्राप्त है। इसी तथ्यात्मकता को और भी अधिक प्रभावपूर्ण रूप से समाज के समक्ष रखने को कृत संकल्प कई संस्थानों और उपक्रमों में विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत विभाग का भी विशेष स्थान है, जो मुख्य रूप से संस्कृत संभाषण में निपुण प्रशिक्षणार्थियों के समर्थ समूह को तैयार कर रहा है। राजधानी नई दिल्ली में 11 दिवसीय राष्ट्रीय आवासीय संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, जहां 100 से भी अधिक संस्कृत प्रशिक्षणार्थियों ने इस आयोजन में प्रतिभागिता की।
इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर जहां एक ओर संस्कृत संभाषण की सामयिक आवश्यकता को सांस्कृतिक गरिमा के साथ जोड़ने की भी बात की गई। हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, वही संस्कृत में खेलते थे, लड़ते भी थे संस्कृत में लड़ते थे, है ना। पाद कंदुकम धाव ताड़े पस यही सब करते थे। क्या ऐसा नहीं है? आप प्रयोग करोगे तो सब कुछ संभव है। भाषा संस्कृत में तो बहुत सरल है। संस्कृत को थोड़ा और पुरुषार्थ करना है। आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में आधुनिक युग में किसी बड़ी भाषा जो मर जाने के बाद जीवित हुई है वह है हिब्रू। यहूदियों को 2000 साल तक उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया था, तो उनको अपनी भाषा मर गई थी। संस्कृत की उतनी दुर्गति दुर्दशा नहीं थी, कम से कम अपना धरती तो था। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने भी संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताया। संस्कृत बोलने का जो परंपरा है वो केवल विद्वत परंपरा नहीं है। सामान्य जन भी संस्कृत बोलना, संस्कृत में विचार करना, संस्कृत में व्यवहार करना, ये सामान्य जनों में भी प्रचलित हो गया है। इसलिए संस्कृत एक लोक भाषा है, संस्कृत एक आधुनिक भाषा है, संस्कृत वर्तमानिक कालिक भाषा है, संस्कृत भारत की भविष्य की भाषा है। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। समाजे संस्कृतस्य अभावः उत्तरोत्तरं भवति, अभावेन समाजे विकृति आगच्छति, अतः समाजे संस्कृतं स्यात्, संस्कृतं गच्छतु, शास्त्राणि गच्छेयुः, तदनन्तरं समाजः सुदृढः भविष्यति, सुदृढत्वेन सर्वे भारतीयानां मनसि यद् भावना भवति तत्सर्वं तत्र आगमिष्यति। निस्संदेह संस्कृत संभाषण को समर्पित इन शिविर आदि प्रकल्पों के समायोजन के साथ आज का समाज वास्तविक संस्कृत से भी और अधिक परिचित हो सकेगा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।